नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, साइंस की बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर अपन कर चुके हैं कंप्लीट। आज अपन फिजिक्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 3 टॉपिक अपने रहेंगे आज के वीडियो में। बल, गति तथा ऊर्जा। बल, गति तथा ऊर्जा से संबंधित लगभग 40 प्रीवियस ईयर प्रश्न अपन देखने वाले हैं, जो कि इन एग्जाम्स में आए हुए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये प्रश्न करने के बाद बल, गति और ऊर्जा बहुत ही शानदार रिवीजन आपका जो वो हो जाएगा इन तीनों टॉपिक्स का। हमारे एप्लीकेशन पर आरपीएससी एग्जाम्स विद एके नाम का हमारा एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारे टेस्ट चल रहे हैं साथियों, आप दे सकते हैं अभी। हालांकि जो है वो आपकी जो टारगेट सीरीज चला रखी है वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी, ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है। तो अगर आपके टेस्ट बचे हुए हैं तो उनको ज़रूर पूरा कर लीजिए, आपको ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और प्री रीड 5 का एग्ज़ाम अपन जो है वो अपना करवाएंगे 16 सितंबर को, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर बिल्कुल रहिएगा। और मेरे हिसाब से आपकी तैयारी पूर्ण है, बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित वो एग्ज़ाम एक प्रकार से करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है साथियों, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और पहला आपका प्रश्न है, यदि एक सरल लोलक की आवर्ती 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, सरल लोलक की आवर्ती अपने को 2 हर्ट्ज दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 2 दोलन प्रति सेकंड। ठीक है, आवर्ती क्या है, दोलन प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो 2 हर्ट्ज का मतलब है 2 दोलन प्रति सेकंड। ठीक है, तो 16 सेकंड में कितने दोलन करेगा, 32 दोलन करेगा। तो उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा साथियों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं। पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ए व बी दोनों। अब देखिए, ए व बी दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका जो है वो पेशीय बल जो वो आपका संपर्क बल का एग्जाम्पल है, संपर्क बल का एग्जाम्पल है पेशीय बल। और आपका असंपर्क बल का पूछा है तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे असंपर्क बल का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो निश्चित ही इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वर्तीय और आवर्त गति, वर्तीय और स्थानांतरीय या आवर्ती गति। सी है वर्तीय और स्थानांतरीय गति, और 4 है स्थानांतरीय और आवर्ती गति। देखिए, सीधी सड़क पर साइकिल नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए क्या दर्शा रहे हैं वो पूछा है, तो इसका उत्तर वर्तीय और स्थानांतरीय गति। भाई, पहिए की गति तो वर्तीय गति हुई, गोल गोल ही तो घूम रहा है और स्थानांतरित भी हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लकड़ी का गुटका किसी मेज पर विरामावस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ए, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। बी, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, देखिए घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि विरामावस्था में है। इसके आगे इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, बल तो देखिए गुरुत्वाकर्षण तो कर ही रहा है। डी, इस पर संतुलित बलों का कोई युग्म कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा साथियों, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही जो वो कार्य कर रहा है, कोई जो युग्म कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पर केवल विरामावस्था में तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल जो वो कार्य इसके ऊपर कर रहा है। अगला आपका प्रश्न, स्थिर अवस्था में द्रव्य केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, केवल नीचे की ओर नीचे की दिशा में दबाव डालता है, या डी, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो देखिए, स्थिर अवस्था की बात की गई, तो स्थिर अवस्था में द्रव्य सभी दिशाओं में दबाव डालेगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर आपका सही होगा। सीटेट 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड या ब्लॉक डाला जाता है और वह पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। ए, पानी का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। बी, बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। सी, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। और डी है, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार से क्या है,
कम है, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉक डूब जाता है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल कितना होगा, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो द्रव्यमान आपको दे रखा है, एम का मान दे रखा है 6 kg, ठीक है, 6 किलोग्राम। चाल यानी कि वेग इसका दे रखा है घर्षण रहित पृष्ठ पर इसकी चाल जो है वेलोसिटी, ठीक है, चाल अपने को दे रखी है साथियों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी प्रति सेकंड चाल है, चाल रहेगी, ठीक है। वेग नहीं दे रखा अपने को, चाल दे रखी है, चाल आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोला कि एक समान चाल से फिसल रहा है, ठीक है, यानी कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण का मान क्या रहेगा, त्वरण जिसको अपन ए बोलते हैं, ठीक है, त्वरण ए बोलते हैं, वो 0 रहेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर या चाल में परिवर्तन की दर ही अपना त्वरण होता है और वो एक समान है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये 0 होगा। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है साथियों, एम ए होता है। एम का मान 6 है और ए यानी कि अपना चाल में परिवर्तन वो अपने आप 0 ही है पहले से ही, तो 6 गुणा 0 यानी कि 0 न्यूटन आएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। तो आपका उत्तर जो वो डी यहाँ पे सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, CTET का एक प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज से स्पर्श करते हुए रखा गया। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, या समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो देखिए ऑप्शन डी इसका उत्तर रहेगा, समान बल। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को मेज पर रखते हैं तो यह गुटका अपने द्रव्यमान के बराबर मेज पर समान बल आरोपित करेगा, निश्चित बात है, लेकिन गुटके द्वारा लगाया गया दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। भाई दाब वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब का मान कम हो जाता है एवं क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान अधिक हो जाता है, तो दाब यहाँ भिन्न भिन्न रहेगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का साथियों उत्तर जो वो रहेगा, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। अगला प्रश्न है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सिंपली घर्षण बल। क्यों, देखिए घर्षण बल अनुप्रस्थ किए जाने वाले जो अपने बल दे रखे उनसे अन्य है, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता। यह दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल है तथा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ये भी आपका CTET 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसी गतिमान कार के पथ मापी यानी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक आपका 36,540 किलोमीटर है, प्रातः 10 बजे यानी 2 घंटे बाद उसका 36,660 हो जाता है। यानी कि अपन 36,660 में से घटा लें 36,540, तो दूरी कितनी तय की 2 घंटे में आ जाएगी, और ये आपका 0, 2, 1 बाकी तो 120 किलोमीटर आ जाएगी। यानी कि दूरी अपनी डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, डिस्टेंस आपकी 120 किलोमीटर की कवर की गई है 2 घंटे में। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर आप चाल फाइंड आउट करनी है तो चाल बराबर आपका होगा दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी बटा समय, अब यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। 120 किलोमीटर है तो इसको 1000 से मैं गुणा कर दूंगा, जाहिर सी बात है, तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा। तो दूरी तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये लीजिए, ये आपकी हो गई दूरी, ठीक है। अब देखिए आगे आपका क्या दे रखा है, समय। समय आपको देखिए 2 घंटे का समय लगा है, समय टाइम
2 आवर का आपका लगा है। 2 घंटे में मीटर प्रति सेकंड कितनी सेकंड होती हैं? 1 घंटे में आपके जो वो साथियों 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट और 60 ही सेकंड। इस प्रकार से 3600 सेकंड एक प्रकार से 1 घंटे में होती हैं और 2 घंटे में 7200 सेकंड आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7200 का अपन भाग लगा देंगे। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा और फिर अपन इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसका मान जो निकलेगा साथियों वो कितना निकलेगा? 16.67 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका रहेगा 16.67, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आप ज़्यादा सही आंसर इसका मान सकते हैं। ठीक है, 16.6 मीटर प्रति सेकंड यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव्य भरा है। जल से भारी कोई द्रव्य भरा है। द्रव्य दाब के विषय में निम्न सही कथन चुनिए। अब देखिए, कोई सा भी भरा हो पात्र, जितना गहराई में बिंदु होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। तो दाब के पदों में दे रखा है सी पर सर्वाधिक दाब होगा, बिल्कुल होगा, कोई इसमें गलत नहीं है। उसके बाद बी पर और सबसे कम दाब ए पर, यानी सी पर सबसे ज़्यादा दाब, उसके बाद बी पर, उसके बाद ए पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो साथियों सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न। भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेट, गोल चक्री लिख सकते हैं इसको, लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे ए बोझ का प्रणोद घटा लेते हैं, बी संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, सी अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और डी अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा देते हैं। तो संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जाहिर सी बात है सिर पे सीधा टिकाएंगे तो एक बहुत ही कम जगह में वजन टिक जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर से चपटी थोड़ी होती है, सर अपना गोल होगा तो एक विशेष पॉइंट पे अपना टिकेगा। इसकी वजह से क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, है ना, तो दाब अपने को कम महसूस होगा, यानी वजन कम महसूस होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो साथियों इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? ठीक है, परिमाण बराबर हैं। वर्ताकार पथ पर चली हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो ये आपका प्रश्न है। देखिए, आसान सा प्रश्न। बताना क्या है कि गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर है? तो तय की गई दूरी और विस्थापन ऑप्शन नंबर डी में बराबर है। भाई, वर्ताकार अपन घूम रहे हैं, ये मान लीजिए ये बिंदु है, इससे अपन इस प्रकार से घूम कर आए। विस्थापन तो क्या, विस्थापन तो यहाँ 0 हुआ, है ना। विस्थापन क्या होता है? प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी विस्थापन होता है। तो अगर इस बिंदु से चल करके इसी बिंदु पर वापस आ गए तो विस्थापन 0 हुआ और चली गई दूरी आपकी 2πr हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दोलन करता हुआ दोलक, दोलन करता हुआ दोलक, इस प्रकार। ठीक है, तो ये बिंदु मान लीजिए ए है, ये बिंदु आपका बी है। तो आपकी जो दूरी है वो तो इतनी पूरी है, यहाँ इस प्रकार की दूरी होगी और विस्थापन आपका ये सीधा विस्थापन माना जाता है। ठीक है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, तो ये भी आपकी जो वो इसी प्रकार का आप मान सकते हैं, है ना। तो ये भी जो है वो निश्चित ही एक एग्जाम्पल नहीं है, दूरी और विस्थापन जहाँ बराबर है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन जैसे बिंदु ए से चले सीधी दूरी चली और ऑप्शन बिंदु बी पर आ गए, ठीक है, तो ये सीधी दूरी भी यही है, विस्थापन भी यही है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न। एम द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ppm का मतलब है p²m। ठीक है, लिखा नहीं जा सकता था इसको, p²/m, यहाँ ऐसे, और यहाँ mp और यहाँ पे p²/2m। तो कौन सा समीकरण सही रहेगा गतिज ऊर्जा के लिए? जाहिर सी बात है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका मान, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/2 mv², यह मैं लिख सकता हूँ साथियों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए अपन क्या करेंगे,
P बराबर क्या होता है आपका mv होता है, P बराबर क्या होता है mv होता है। तो यहाँ से अपन देखिए आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 m आपका यहाँ ऊपर है, mv स्क्वायर है और गुणा m कर दिया और बटा में भी m लगा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, आगे बनेगा अपना 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बटा m, ताकि इसको m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं p स्क्वायर लिख सकूँ, क्योंकि p बराबर mv होता है, एक m और आ गया तो मेरा m स्क्वायर v स्क्वायर बना यानी p स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ। यानी कि 1/2 p स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा m, यानी कि मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर बटा 2m, p स्क्वायर बटा 2m, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर रहेगा। समझ में आ गई होगी बात, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग, संवेग आपका क्या होता है, p बराबर क्या होता है mv, ठीक है, और बटा में क्या बोल रहा है वेग यानी v, तो बटा में v, v से v कटा क्या बचा आपका m क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है, भार नहीं होता द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव का करते हैं, सीधी सी बात है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर जो वो हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर के 25 मात्रक हो रहा है, संवेग बढ़कर, ठीक है, तो इस पर कार्यरत बल आपको बताना है। अब देखिए संवेग बढ़कर हो रहा है यानी कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन दिया गया है। टाइम आपके पास है 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड का है। संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन को मैं डेल्टा पी से लिखूं या डीपी से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी से ज़्यादातर लिखते हैं। वो है आपका P2 माइनस P1, P2 आपका कितना है 25 और P1 है आपका 10 यानी कि 15 मात्रक, ठीक है। संवेग में परिवर्तन आपका कितना है 15 मात्रक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा कि इस पर कार्यरत बल, बल पूछा है तो आपका जो देखिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डी पी अपॉन डी टी, वही तो होता है। तो आपका संवेग संरक्षण का नियम ही तो वो 15/5, ठीक है। तो 15/5 आपका क्या हो जाएगा, देखिए संवेग आपका 15, संवेग में परिवर्तन और 5 ये है आपका, तो कार्यरत बल 5 दिए 15, 3 न्यूटन आ जाएगा, सिंपली 3 न्यूटन। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे उत्तर साथियों हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, बल होता है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल होगा आपका, ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न देखिए, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो सही कौन सा है। तो साथियों देखिए सही तो सब लोगों को पता है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, 18 के प्रश्न का ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। दाब का मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर वस्तु पर आरोपित जो बल है वही क्या होगा आपका दाब होता है, तो F अपॉन ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब होगा। यह भी बहुत आसान सा प्रश्न और अपना उसी फॉर्मूले पर आधारित है, किस फॉर्मूले पर, P बराबर F अपॉन ए पर आधारित है। 100 न्यूटन का आपका बल है, 100 न्यूटन का बल लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, अब सेंटीमीटर 10 आपका, भाई जाहिर सी बात है न्यूटन है, अपने को मीटर में निकालना है, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका दे रखा है, ठीक है, 10 है। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग लगेगा, और वर्ग है तो 2 बार 100 का भाग 10 में लगेगा, जाहिर सी बात है यही आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको अपन लिख सकते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100 बटा में 10, और ये 1 0 से 1 0 कटेगा, इस प्रकार से ये आपका 10,000 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख यानी कि आपका आ जाएगा 10 की घात
यहाँ पे 1 गुणा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सही सही ऑप्शन ए बन जाएगा आराम से। 1 गुणा 10 की घात 5, 1 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, एक साइकिल सवार एक निश्चित बिंदु अक्ष से चलता है और आर त्रिज्या के वृत्त में चलते हुए बिंदु वाई पर पहुंचता है। साइकिल सवार का विस्थापन कितना होगा? देखिए, अगर अक्ष बिंदु से चला है, वाई बिंदु तक आया है, तो दूरी तो ये इतनी दूरी यानी आधी परिधि जो है 2πr/2, ठीक है, ये तो दूरी हुई है साथियों। अपने को पूछा क्या? विस्थापन। तो विस्थापन सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन होता है। सीधी दूरी क्या है? एक्स वाई, ये जो वो सीधी दूरी एक्स वाई, और ये क्या है? इसका व्यास है। ठीक है, व्यास ही तो है, और व्यास आपका कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका उत्तर जो वो हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये था अपना प्रश्न नंबर 20। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, 2 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूमि पर पहुंचते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। द्रव्यमान अपन एक एक चीज़ को लिखते चलेंगे। m बराबर आपका 2 किलोग्राम है, 2 kg। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊंचाई जो है, हाइट जो ऊंचाई दे रखी है वो है आपकी 10 मीटर। ठीक है साथियों, 2 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ क्या रहेगा? u का मान, प्रारंभिक वेग वो होगा 0, निश्चित क्या होगा? 0। और गति के अपन तृतीय समीकरण से क्या निकाल सकते हैं? v²। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2। मैंने तृतीय समीकरण क्यों काम में लिया वो भी जरूरी है जानना। अपने को उसी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब यहाँ पे आपके पास m का मान तो है, लेकिन v का मान नहीं है। v का मान यानी वेग का मान आपको फाइंड आउट करना है। वो कैसे आएगा? गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण, नियम नहीं, तृतीय समीकरण। और गति का तृतीय समीकरण क्या बोलता है? v² इक्वल्स टू आपका u² प्लस 280 होता है, 2gh। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या बन जाएगा? v² इक्वल्स टू u का मान आपके पास कितना है? प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2g का मान सब लोगों को पता है, तो आप 10 ले सकते हो। ठीक है, अगर 10 नहीं लेना तो 9.8 यहाँ पे लिखा हुआ वही आपको लेना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जो 2 लिखा इसका मतलब है स्क्वायर। ठीक है, तो यही ले लीजिए, अपन 9.8 ही ले लेते हैं। और गुणा में आपका h कितना आ जाएगा? हाइट आपकी दे रखिए 10 मीटर, तो ये 98 बन गया भाई। 9.8 10 से गुणा होगा 98 बनेगा। 98 दूनी कितना होगा? v 196 हो जाएगा, और √196 आ जाएगा। √196 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? जो v² का, अपने को v² का ही मान चाहिए, तो अपने को अंडर रूट भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्यों निकालेंगे अपन? तो अपने को v² का मान ही सीधा चाहिए। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो 1/2 गुणा 2 आपका किलोग्राम है। ठीक है साथियों, तो किलोग्राम 2.0 किलोग्राम। ठीक है, mv², और हाँ ठीक है, और 2 ही है। v² का मान 196 है अपने पास, तो 2 से 2 कटेगा, तो 196 जूल। ठीक है, 196 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ये था आपका प्रश्न। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है अपने भी इस प्रकार का प्रश्न, तो इसी टाइप से इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान है। तो ये तो बहुत आसान सा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आएगा। ज़्यादातर बच्चे 11.2 मीटर प्रति सेकंड के, क्योंकि सेकंड के साथ मीटर को ले लेते हैं, गलती कर देते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीट 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण। देखिए, तेल लगाने से हमेशा घर्षण बल क्या होगा? घटेगा, जाहिर सी बात है घट जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, हरियाणा टेट का प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा 2 गुना, आधा, 4 गुना या चौथाई। तो देखिए,
दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो 2 गुना, आधा, 4 गुना या चौथाई कितना होगा? तो 2 गुना, 4 गुना तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, हमेशा घटता ही है। तो कैसे निकालेंगे इसको? बहुत आसान सा है। अपन जानते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको अपन अगर F लिखें अगर, तो उसका मान आएगा G, ठीक है। और M2 M1 या M1 M2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, 2 पिंड कौन है? एक तो सूर्य और एक पृथ्वी है, ठीक है। और बटा में d², यानी या फिर इसको r² भी लिखते हैं काफ़ी जगह। ये दूरी हो गई, ये अपना फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया वही आपको कर देना है सिंपली। जी का मान तो आपको वही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। M1 M2 का मान भी वही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। दूरी का मान क्या करना है? दूरी को 2 गुना किया जा रहा है, यानी कि 2d² यहाँ पे कर सकते हैं। तो G M1 M2 अपॉन आपका d² और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि ये जो था ये तो अपना क्या था, पहले ही आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन अब इसमें 4 का भाग लग गया, नया आया उसमें, तो चौथाई हो रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रश्न में समस्या हुई है, ये फोटो बैक नहीं हुई है। चलिए मैं इस प्रश्न को लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, माफ़ी चाहूँगा। प्रश्न नंबर 25 आपका, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 kg है, ठीक है। फिर आगे चंद्रमा की सतह पर g का मान 1/6 है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका हरियाणा टेट का प्रश्न है, एच टेट का ये एक आपका क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है साथियों, अब देखिए, पृथ्वी पर व्यक्ति का द्रव्यमान 72 kg है, यानी m का मान आपका कितना है? 72 kg है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर जो आपका g का मान है वो 1/6 है, ठीक है। यानी पृथ्वी का जितना उसका 1/6। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए, अपन जानते हैं भार बराबर क्या होता है? बल के बराबर होता है भार। और बल क्या होता है? ma होता है। F बराबर ma होता है। यहाँ पे a की जगह अपन तुरंत g ले रहे हैं, तो g, F बराबर mg अपन बोल सकते हैं, भार बराबर mg अपन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, g के मान में परिवर्तन से भार w के मान में परिवर्तन जो वो एक प्रकार से आपका रहेगा, ठीक है भाई। g का मान अगर परिवर्तित हो रहा है तब तो आपका जो भार का मान भी परिवर्तित होगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित। भाई g का मान अगर परिवर्तित होता रहे, चाहे m के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान तो हमेशा आपका वही रहेगा, 72 का 72 ही रहेगा साथियों, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं भार बराबर क्या आ जाएगा? m आपका 72 द्रव्यमान दे रखा है और g 1/6 दे रखा है, तो यहाँ से काटेंगे तो 12 आया, यानी कि भार उसका कितना हुआ? 12 kg हुआ। लेकिन द्रव्यमान थोड़ी बदला, वो तो 72 ही है, द्रव्यमान तो 72 ही है। तो द्रव्यमान पूछा अपने को, क्या बदलाव आएगा? तो 72 kg होगा। हाँ, यहाँ पे द्रव्यमान की जगह अगर भार पूछ लेता, ठीक है, तो भार पूछ लेता तो भार आपका 12 kg आ जाता साथियों। 12 यानी कि जितना भी भार अगर पृथ्वी पर व्यक्ति का है उसका 1/6 भार होता है आपके चंद्रमा पर, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान की बजाय, ठीक है। इसलिए भार पूछता तो 12 kg आता, द्रव्यमान पूछा है इसलिए आपका अपरिवर्तित रहेगा, 72 kg ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है शून्य, अनंत ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो क्या होगा आपका? पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार है वो कितना होगा, ये आपका प्रश्न है। तो शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? भार बराबर W बराबर mg अपन ने पढ़ा है। g का मान, केंद्र पर g का मान क्या होता है? 0 होता है, तो m गुणा 0 आपका कितना आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा 0 kg, तो आपका आंसर हो जाएगा शून्य, ठीक है। अगला प्रश्न, समान भार से, और मैं आपको बताना चाहूंगा g का मान केंद्र पे 0 होता है, लेकिन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों पर आपके g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है, अधिक होता है। समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी उत्तरी ध्रुव पर न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, चंद्रमा पर न्यूनतम, इन सभी स्थानों पर समान।
अब देखिए समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी, ये आपका प्रश्न है। और यहाँ पे समान भार में पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, तो समान भार यानी भार आपका W बराबर mg होता है। देखिए ध्रुवों पर g का मान अधिकतम जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, सही बात है। चंद्रमा पर g का मान 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। g के मान में परिवर्तन से भार के मान में परिवर्तन होता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। तो उपरोक्त स्थानों पर सभी स्थानों पर पदार्थ की मात्रा समान रहेगी। ठीक है, अपने को पूछा क्या, भार में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो वो क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है। इस शब्द को समझिएगा, पदार्थ की मात्रा होगी, ये पूछा भार होगा ये नहीं पूछा। समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी, समान भार में पदार्थ की मात्रा बराबर होगी सब स्थानों पर, यानी द्रव्यमान पूछा है तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इन सभी स्थानों पर समान होगी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, आ सकता है ऐसे प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है तेल का प्रयोग कर, सतहों पर नमी द्वारा, खुरदरी सतहों द्वारा या इन सभी के द्वारा। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, तेल का प्रयोग करके घर्षण कम होता है हमेशा। सतहों पर नमी, अगर किसी चीज़ को अपन उसको गीला कर देंगे तो भी घर्षण कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर खुरदरी सतहों पर के द्वारा, तो खुरदरी सतहों के द्वारा जो घर्षण बल को जो बढ़ाया जाता है। जो चिकनी आपकी ये जो टाइल्स आती हैं इसके ऊपर घर्षण का मान कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति चलते हुए फिसल के गिर सकता है। लेकिन आजकल टाइल थोड़ी सी खुरदरी बनाई जाती हैं, उसकी वजह से क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा और फिसल के व्यक्ति गिरेगा नहीं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। ये आपको देखिए ध्यान में रखना है, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न। 10⁻7 अर्घ, ठीक है, 10⁻7 अर्घ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। 10⁻7 अर्घ, ठीक है, ये 10⁻6 है, ये 10⁻4 है और ये 10⁻2 है। कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं मित्रों। ऑप्शन आपका सही होगा ए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। ठीक है, अब देखिए दाब का मान क्या होता है, P बराबर F/A होता है, सबको पता है। F का मान 1 न्यूटन, ठीक है, एरिया 1 से 1 कटा 1 आया, 1 पास्कल, क्या बनेगा 1 पास्कल, 1 जूल नहीं होगा, ठीक है, 1 पास्कल होगा, ऑप्शन बी पास्कल आपका दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर साथियों रहेगा। प्रत्येक क्रिया जो होती है उसके विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ पे न्यूटन की गति का तृतीय नियम इसको बोला जाएगा। और प्रथम नियम जो है वो आप सबको पता, जड़त्व का नियम है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या, संवेग परिवर्तन, संवेग वाला नियम है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका उत्तर होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको बोलते हैं। ये अपने आरटेट में पूछा गया प्रश्न 2011 में। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर रहेगा, सही उत्तर साथियों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। कार्य करने की दर पूछा है तो कार्य करने की दर आपका कार्य बटा समय, कार्य करने की दर यही है, इसको बोलते हैं पी, पावर, P बराबर W/T। ठीक है, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, अगर अपन एसआई मात्रक की बात करें, शक्ति की एसआई मात्रक की, ठीक है, एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है साथियों वाट अथवा जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड। ठीक है साथियों, क्यों, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। 33वां प्रश्न कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो बहुत ही, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न। देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि 1
1 किलोवाट निश्चित ही किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है साथियों, किसका मात्रक होगा? शक्ति का। विद्युत धारा का मत कर देना गलती से भी। 1 किलोवाट बराबर आपका 1 किलोवाट जो है वो 10⁻³ वाट के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। याद रखिएगा 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। ठीक है, चलिए। और अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। अब देखिए, लिफ्ट अगर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है तो जो वास्तविक भार है उससे भी कम भार यानी 0 भार व्यक्ति को लगेगा। व्यक्ति खुद को पंख के समान समझने लग जाएगा। तो नीचे गिरेगी तब तो भार कम होगा। जाहिर सी बात है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक नियत वेग से नीचे आ रही है, नहीं होगा। एक नियत वेग से ऊपर जा रही है, एक नियत त्वरण से नीचे आ रही है, या एक नियत त्वरण से ऊपर जा रही है। तो बी और डी में कौन सा आपका उत्तर होगा? तो डी होगा साथियों। एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट में लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी जो भार होगा, भार क्या होता है? एफ बराबर आपका एक प्रकार से एफ माने या अपने लिखा है कि mg होता है। ठीक है, भार mg होता है। अब देखिए m उसका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। अब अगर ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो एक जो वो त्वरण और कार्य करता है उसके ऊपर, जाहिर सी बात है a रहेगा। ठीक है, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा। पहले mg था केवल, अभी mg प्लस ma ये दोनों हो जाएगा तो नियत त्वरण से ऊपर की ओर। ठीक है, ये आपका रहेगा आंसर। लिफ्ट क्या कर रही है? नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, यानी नियत त्वरण यानी कि त्वरण उसका निश्चित है और उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ रही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे साथियों रहेगा। बिहार टेट का एक प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न, एक पिंड वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड की गति क्या होगी? शून्य वेग से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, नियत त्वरण से चल रहा है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर होगा नियत चाल से चल रहा है। ठीक है, नियत चाल से चल रहा है। साफ बोल रखा है, पिंड वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। और तो पिंड गति कौन सी कर रहा है? नियत चाल से कर रहा है। देखिए, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल समान चाल या नियत चाल कहलाती है। ये अपन ने पढ़ा है। यदि किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो पिंड अचर चाल या नियत चाल से गतिशील है। ठीक है, यही अपन मानते हैं। तो नियत चाल इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह ऊंचाई जहां पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, बताइए। अब देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का एक पिंड है, 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका गया। वह ऊंचाई जहां पर पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है वो आपको फाइंड आउट करके बतानी है। देखिए, दिया गया अपने को गतिज ऊर्जा, अपन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, वो आपको दिया गया है 1/2 490 जूल, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या बोला जा रहा है कि वह ऊंचाई जहाँ पर पिंड की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ कहाँ पे हो जाएगी? अपन इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें, तो ये हाफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये आपकी 245 जूल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो U1 का मान आपका 0 होगा। ठीक है, और m आपका कितना दे रखा है? 2 kg दे रखा है, 2 किलोग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है? नियत होता है। एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, ये भी अपने को पता है। तो अपन क्या करेंगे? K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। अब देखिएगा साथियों, U2 यहाँ पे क्या है? जब आधी दूरी तय कर लेता है तब जो उसका प्रारंभिक वेग है वो अपन मान सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, वेग नहीं, आपका प्रारंभिक वेग नहीं, सॉरी, समीकरण। हाँ जी, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है और आपकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है? नियत होता है। तो आपका K1 प्लस U1, यहाँ पे K1 आपका गतिज ऊर्जा है, U1 आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि देखिए यहाँ पे
जो आपका K1 प्लस U1 है वो किसके बराबर होगा, K2 प्लस U2 के बराबर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर ही होंगे। तो K1 पहले 490 है, U1 का मान पहले 0, स्थितिज ऊर्जा का मान। उसके बाद K2 आपका कितना है, 245 है। ठीक है, U2 का मान जाहिर सी बात है ऊपर की ओर जा रही है वस्तु, तो धीरे धीरे उसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो वो संचित हो रही है। प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक वेग उसका 0 है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, बिल्कुल शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब उसमें स्थितिज ऊर्जा आ रही है। ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा भी, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है साथियों, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित होगी, तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 9.8। ठीक है, क्योंकि U बराबर क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, mgh होता है। अब h यहाँ पे आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो 2 गुणा 9.8 गुणा h ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 490 और इसमें से ये 245 घट गए, 245 घटेंगे, और ये 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 दूनी 18, 19.6 आ जाएगा, और गुणा में h आ जाएगा। अब यहाँ पे आप h का मान निकाल सकते हैं। 240 में से 490 में से 245 घटेंगे तो 245 ही बचेंगे, और भाग लगेगा 19.6 का, तो ये 12.5 मीटर आएगा। तो इसकी हाइट जो रहेगी वो 12.5 मीटर रहेगी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। देखिए कैसे किया अपन इस प्रश्न को। अपन जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा आपकी, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा सदैव नियत होते हैं। ठीक है, नियत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी 490 जूल दे रखी है आपको। इसका मतलब अगर आधी की बात की जाए तो वो 245 जूल हो जाएगी। प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा आपकी 490 है और आपकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, यानी कि इन दोनों का योग ये बराबर होगा जब गतिज ऊर्जा आधी होगी उसके। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होते हैं, नियत रहते हैं, हमेशा बराबर नहीं, नियत रहते हैं। ठीक है, तो टोटल मान उतना ही आएगा, तो बराबर K2 प्लस U2। K2 यहाँ पे आपका 245 जूल और U2 यानी कि एक प्रकार से आपकी स्थितिज ऊर्जा का मान जब आधी दूरी तय कर चुका है उस समय का, है ना। और स्थितिज ऊर्जा अपन mgh इसको लिखते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पंजाब टेट का प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न, बी इसका उत्तर सही आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें गुरुत्वाकर्षण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत ही कम है, इस वजह से गैसेज भी यहाँ पे रुक नहीं पाती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान का दोगुना हो जाए, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपका, पिंड का भार बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, यानी कि बल बराबर या भार, सॉरी बल को ही भार बोलते हैं, तो भार बराबर mg होता है आपका। अब ये सारे न्यूमेरिकल्स इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है साथियों आज। तो भार बराबर आपका mg होगा। तो यहाँ पे आपको बोल रखा कि व्यास वर्तमान का दोगुना हो रहा है, व्यास जो है वो दोगुना हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है, व्यास दोगुना हो रहा है आपका यहाँ पे। तो अपन जानते हैं mg बराबर क्या होगा, mg gm, ये आपका एक इक्वेशन बनता है साथियों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, या अपन ऐसे बोले कि g बराबर आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान gm बटा r स्क्वायर आपका होता है। r यहाँ पे दूरी है, ठीक है, सॉरी आपकी त्रिज्या है। अब इसको अपन m से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया गुरुत्वाकर्षण, तो ये g का मान तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, m पृथ्वी का भार है, r पृथ्वी की त्रिज्या है, और m जो है वो स्मॉल m जो है वो आपका, स्मॉल m जो वो क्या है आपका वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का व्यास दोगुना हो रहा है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। तो g m और m ये तो सेम ही रहेंगे। आगे r स्क्वायर है, तो यानी कि 2r हो रहा है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही आपका g m m ये तो सेम रहेगा, 2 का कितना हो जाएगा 4, और r स्क्वायर। तो ये जो चीज़ थी ये तो अपना mg था ही पहले, अब ये चौथा ही हो रहा है, तो इसका चौथा भाग हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच
लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका, या डी स्क्वायर भी इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भार आधा हो रहा है तो G m1 बटा m2 इंटू m2 बटा 2, और अब बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, और ये आपका आर स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो ये 2 है, ये 2 है, नीचे आएंगे तो वही बनेगा G m1 m2 और बटा में आर स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4, ये नीचे लगेगा। ये आपका बल था ही पहले, इसका चौथाई यहाँ पे भी बन रहा है, तो चौथाई इसका उत्तर फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा के पूछे, आपका आंसर वही आ रहा है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींची जाती है, घोड़े द्वारा लगाया गया बल होगा। अब देखिएगा 500 किलोग्राम की गाड़ी है, यानी कि आपको m का मान दे रखा है 500 kg, ठीक है, और आपको 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये त्वरण आपको दे रखा है, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, के त्वरण से, तो a का मान दे रखा है। अब अपन जानते हैं बल कितना होगा, F बराबर आपका होगा mg, ma भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो 500 और गुणा में 4, 2000, ठीक है, न्यूटन, 2000 न्यूटन, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बल, गति और ऊर्जा से संबंधित। उम्मीद करूंगा ये 40 के 40 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और बिल्कुल सटीक रूप से समझ गए होंगे आप। आपका रिवीजन भी हो गया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर बनाया है, ज़्यादा समय अभी नहीं लूँगा। तो प्रीरीड 5 जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप 16 सितंबर को उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित पेपर लेने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार, और रीट के जैसा ही पेपर आपको देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आसान भी नहीं होगा तो बिल्कुल कठिन भी नहीं होगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।